ऑलराइट, तो सेक्शन 9 जैसा मैंने आपको बताया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट कहता है कि जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं वो हर वो सूट ट्राई कर सकते हैं जो सिविल नेचर का है, बस वो सूट एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेसली कैसे? लॉ में कोई भी एडिशनल लॉ आया, कोई भी दूसरा लॉ है, उसने कोई अथॉरिटी या कोर्ट बना दिया है कि ये मैटर इस अथॉरिटी को डिसाइड करना है, इस कोर्ट को डिसाइड करना है, इन दैट केस, या वहां ये लिखा है कि सिर्फ ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी, या फिर एक्सप्रेसली ये लिखा हो सकता है कि सिविल कोर्ट इस बात को या इस डिस्प्यूट को डिसाइड नहीं करेंगे। ये सब होते हैं एक्सप्रेस बार। तो ऐसा कोई एक्सप्रेस बार अगर लगाया गया है तो वो मैटर डील नहीं करेगा फिर सिविल कोर्ट। इंप्लाइड बार के बारे में मैं आपको बता रहा था। इंप्लाइड बार का मतलब ये होता है कि जहां एक्सप्रेसली ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया है, लेकिन एक स्पेशल लॉ बनाया गया है स्पेसिफिक मैटर्स को डील करने के लिए, और वहां कोई अथॉरिटी या कोर्ट स्टैब्लिश किया गया है, और जो स्पेशल रेमेडी है वो कोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इन दैट केस उस लॉ का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाता है, उसका ऑब्जेक्ट पर्पस सब देखा जाता है, और फिर ये डिटरमाइन किया जाता है वेदर सिविल कोर्ट्स आर बार्ड और नॉट। तो अगर कहीं भी ऐसा है किसी भी लॉ में कोई पर्टिकुलर सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सप्रेसली इंप्लाइडली बार है, तो उन मैटर्स को सिविल कोर्ट डील नहीं करेगा। दैट इज अंडर सेक्शन 9। आई होप दैट इज क्लियर, इतना समझ में आया। अब इस एक्सप्रेस बार को लेके ना 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर लॉ में एक्सप्रेसली ये नहीं लिखा है कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार होगा, या फिर ये नहीं लिखा है किसी उसमें कि भाई सिर्फ इस कोर्ट का या इस ट्राइब्यूनल का जुरिसडिक्शन होगा। जस्ट एक एडिशनल लॉ है और कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में वो डील करता है, और उस लॉ ने एक स्पेशल ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी या कोर्ट स्टैब्लिश किया है कि इन मैटर्स को आप सुन सकते हैं। एक्सप्रेसली कहीं ये बात नहीं लिखी है कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं होगा इस पे, या फिर ये नहीं लिखा है कि इन मैटर्स को सिर्फ इन पर्टिकुलर कोर्ट्स को ही सुनना है, ऐसा भी नहीं लिखा है। जस्ट बिकॉज की एक सेपरेट लॉ है और उसमें एक सेपरेट अथॉरिटी दी हुई है जो उन मैटर्स को डील कर सकती है, सिर्फ इस बात से ये प्रिजम्पशन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इस बात से ये प्रिजम्पशन नहीं लिया जाएगा कि उन पर्टिकुलर मैटर्स को सिविल कोर्ट डील नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज की उसके लिए एक स्पेशल लॉ है और उसमें कोई अथॉरिटी दी हुई है जो उसको डील करेगी, सिर्फ इस बात से सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हेल्ड हुआ है नंबर ऑफ केसेस में। इन केसेस के नाम लिख लीजिए। अगर ये बात आपको कन्वे हो गई है जो मैं समझाना चाह रहा था, आई होप दैट इज कन्वेड, कि भाई एक स्पेशल लॉ है जिसमें अथॉरिटी कोई दी हुई है पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स को सुनने के लिए, जस्ट बिकॉज की एक एडिशनल एक पर्टिकुलर अथॉरिटी वहां बना दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार हो जाएगा। उसके लिए कुछ होना चाहिए, इंप्लाइड एक्सप्रेस कुछ होना चाहिए। ये बात हेल्ड हुई है मल्टीपल केसेस में। केस के नाम लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केसेस इससे रिलेटेड। धूला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, केस का नाम लिख लीजिए, धूला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। धूला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दैट इज 1969। इस केस में ये चीज हेल्ड हुई है कि सिर्फ इस बात से कि एक एडिशनल कोर्ट है, सिविल कोर्ट का जुरिसडिक्शन बार नहीं होगा। एक और केस का नाम लिखिए, अब्दुल वर्सेस भवानी। अब्दुल वर्सेस भवानी 1966। ये भी सिमिलर बात कर रहा है, सेम चीज हेल्ड हुई है, सिमिलर चीज। अब्दुल वर्सेस भवानी। सुबैया वर्सेस शिवरतन, सुबैया वर्सेस शिवरतन। That is 1964. This is 1964. And that is also important. ये नोट डाउन कर लीजिए। और एक और केस बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, गुरुबख्श सिंह वर्सेस फाइनेंशियल, गुरुबख्श सिंह वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर, गुरुबख्श सिंह वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर 1991 का केस है। ये अलग है, इसमें अलग चीज हेल्ड हुई है, वो मैं बता रहा हूं आपको। गुरुबख्श सिंह वर्सेस फाइनेंशियल कमिश्नर 1991 का केस है। इसमें यह हेल्ड हुआ था कि अगर मान लीजिए कोई सेपरेट ट्राइब्यूनल या सेपरेट अथॉरिटी बना भी दी गई है पर्टिकुलर मैटर्स को सुनने के लिए, अगर वो अल्ट्रा वायर्स काम करती है, अगर वो नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं करती, अपनी अथॉरिटी से अलग काम करती है, इन दैट केस वहां भी सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा। भले ही एक सेपरेट अथॉरिटी या कोर्ट बना दिया गया है पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सुनने के लिए, अगर वो अल्ट्रा वायर्स चीज करते हैं, अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का काम करते हैं, इन दैट केस दूसरे कोर्ट्स का या सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन वहां होगा। इस केस का नाम भी लिख लीजिए, करेक्ट, शालिनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस सलिल कुमार बनर्जी। भी काफी सारे केसेस हैं इसमें जो आपको एक दो लैंडमार्क है वो जानने चाहिए।
आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं 10, 11 और बाकी की सारी चीजें, इनमें मल्टीपल केसेस हैं, लेकिन सब अपन डिस्कस ना तो कर पाएंगे ना उसमें अपन जाएंगे। थोड़े बहुत जो बहुत ज्यादा लैंडमार्क है उनकी बात हम करेंगे। तो ये तो एक बात हो गई बार की, इम्प्लाइड या एक्सप्रेस। अब अपन आ जाते हैं, इस चीज को समझ लीजिए जरा ब्रीफ में, सूट ऑफ सिविल नेचर और सिविल सूट। देखिए सिविल सूट उन सूट्स को कहा जाता है जहां प्योरली एक लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, प्योरली लीगल मैटर में जो डील कर रहे हैं, सिविल राइट का वायलेशन, सॉरी लीगल राइट का वायलेशन, प्योरली एक सिविल लीगल राइट का वायलेशन है, उसको सिविल सूट कहते हैं। जैसे आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, दैट इज प्योरली अ सिविल लीगल राइट, उसको अपन बोलेंगे सिविल सूट। लेकिन यहां सेक्शन 9 में सीपीसी यूज करता है द वर्ड सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर से ये रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी मैटर हो सकते हैं जिनमें लीगल सिविल राइट तो है, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज सोशल या रिलीजियस नेचर के भी हैं। एक कोई पर्टिकुलर ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें थोड़ा सा इशू जो है वो सोशल और रिलीजियस नेचर का भी है, लेकिन अलोंग विद दैट देयर शुड बी सम लीगल इशू एज वेल। वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। इसीलिए अगर ये सूट ऑफ सिविल नेचर है तो सिविल सूट इसका एक सब पार्ट हो सकता है उसके अंदर। जहां थोड़ा बहुत रिलीजियस या सोशल नेचर का भी क्वेश्चन डिसाइड करना है, उससे रिलेटेड है, उसको अपन कहते हैं सूट ऑफ सिविल नेचर। और सिविल सूट थोड़ा सा नैरो है, वो कन्फाइंड है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सिविल राइट, सिविल लीगल राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात समझिएगा, जैसे मैंने आपको ये बताया कि भाई आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने उसका ब्रीच किया है, दैट इज प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ सिविल लीगल राइट, ये सिविल लीगल मैटर है, प्योरली सिविल सूट इसको आप बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां थोड़ा बहुत रिलीजन या सोसाइटी की चीज भी, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को उसकी कास्ट से निकाल दिया जाता है, एक व्यक्ति को, जैसे होता है ना एक पर्टिकुलर सोसाइटी बॉयकॉट कर देती है एक व्यक्ति को कि अब गांव में इससे कोई बात नहीं करेगा। आप बताइए क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा? एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसको उसके कास्ट के लोगों ने बॉयकॉट कर दिया कि कोई अपने घर उसको शादी में नहीं बुलाएगा, कोई उससे बात नहीं करेगा, कोई उसके घर नहीं जाएगा। क्या ये जो डिस्प्यूट है इसको आप सूट ऑफ सिविल नेचर कह सकते हैं? यस और नो? तो ये भैया सूट ऑफ सिविल नेचर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सेक्शन 9 के तहत? क्योंकि किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं है। अब एक मैटर ऐसा हो सकता है जहां सोशल या रिलीजियस इशू भी है, साथ में लीगल राइट का वायलेशन है, तब वो सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा। सूट ऑफ सिविल नेचर में कोई चीज कब आएगी? जब वहां सोशल या रिलीजियस कंसर्न भी है, साथ में लीगल राइट का वायलेशन भी है। इन दैट केस इट विल बी कंसीडर्ड एज सूट ऑफ सिविल नेचर। वो कैसे होगा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किसी व्यक्ति को कास्ट से बाहर कर दिया गया है। अब मान लीजिए अगर इस व्यक्ति को, जिसे गांव ने बॉयकॉट कर दिया, अगर जो पब्लिक रिसोर्सेज है वो यूज करने से कोई इसे रोकता है, मान लीजिए गांव में कुआं है, उसमें से पानी भरने से कोई इसे रोकता है ऑन एनी सच ग्राउंड, नाउ यू टेल मी वेदर इट इज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट और नॉट। या मान लीजिए उस गांव में एक मंदिर है, वहां जाने से इसको रोक दिया जाता है बिकॉज ऑफ हिज कास्ट और एनी सच रीजन। अब आप बताइए यहां लीगल राइट का वायलेशन है या नहीं? सो द आंसर इज यस, क्योंकि उसके पास अधिकार है वो काम करने का। वो अपना एक रिलीजियस प्रोसेशन निकालना चाहता है। एक व्यक्ति जिसको गांव ने बॉयकॉट कर दिया, वो अपनी एक रिलीजियस रैली या कुछ समारोह निकालना चाहता है, करना चाहता है, भैया उसका फंडामेंटल राइट है। रिलीजियस प्रोसेशन निकालना उसका फंडामेंटल राइट है। तो राइट, लीगल राइट का वायलेशन है, भले इसमें रिलीजियस क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हो, भले इसमें सोशल नेचर का भी क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, बट इन सब्सटेंस देयर इज अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज सूट ऑफ सिविल नेचर। और जहां प्योरली सिर्फ लीगल राइट की बात है, दैट इज सिविल सूट। और जहां लीगल राइट का वायलेशन है ही नहीं ऑल टुगेदर, कोई ऐसा मैटर जो प्योरली रिलीजियस या सोशल नेचर का है, वो सूट ऑफ सिविल नेचर में भी नहीं आएगा। जहां प्योरली इस तरीके की चीज है, जहां लीगल राइट का वायलेशन नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि एक व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया गया, उससे कोई बात नहीं कर रहा। अब बात नहीं करना कोई लीगल राइट का वायलेशन थोड़ी है। मैं किसी व्यक्ति को अपने घर के किसी फंक्शन में इनवाइट ना करूं, अब इनवाइट ना करना कोई वो थोड़ी ना है लीगल राइट का वायलेशन। लेकिन हाँ, अगर मैं इस ग्राउंड पे उसको पब्लिक रिसोर्स यूज करने से रोकूंगा तो यहां पे वायलेशन है। इन दैट केस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। आई होप यू गॉट द आइडिया। समझ में आया भैया? यस और नो? ये डिफरेंस, ये डिस्टिंक्शन समझ में आया थोड़ा बहुत आपके? यस और नो? यस, ऑल राइट, ऑल राइट। देखिए अब जैसे, या फिर मान लीजिए प्योरली कोई रिस्पेक्ट का मैटर है। जैसे मान लीजिए अब एक ये क्वेश्चन है कि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, एक बहुत बड़ा मठ है, उसके मठाधीश की पोजीशन को होल्ड करने के लिए कस्टम चला आ रहा है। एक व्यक्ति उस ऑफिस को क्लेम कर रहा है, उस ट्रस्टी के ऑफिस को या उस मठाधीश के ऑफिस को क्लेम कर रहा है। भले इसमें रिलीजियस क्वेश्चंस भी हो, बट ये जो ऑफिस का क्वेश्चन है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ये बात एक्सप्लेनेशन में क्लियरली लिखी हुई है, जरा एक्सप्लेनेशन 1 देखिए। अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस, जहां प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, ऑफिस क्लेम कर रहे हैं, इज कंटेस्टेड is a suit of civil nature, notwithstanding that
Such right may depend entirely on the decision of question as to religious rites or ceremonies. Religious rites और ceremonies पे dependent तो entirely चलेगा, लेकिन ऑफिस क्लेम कर रहे हो या कोई प्रॉपर्टी अगर आप क्लेम कर रहे हो तो it will be considered as a suit of civil nature. तो उस पर्टिकुलर उस ट्रस्ट के, उस मठ के ऑफिस को कौन होल्ड करेगा, कौन व्यक्ति होल्ड करेगा, ये अगर क्वेश्चन है, इन दैट केस भले ही वो रिलीजियस नेचर का है, बट इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सूट ऑफ सिविल नेचर. लेकिन प्योरली रिलीजियस या सोशल नेचर इसमें भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति मठाधीश है, अब मान लीजिए मैं उस व्यक्ति को वो रिस्पेक्ट नहीं देता जो वो डिजर्व करता है. पूरी दुनिया जाती है, एक व्यक्ति के पैर छूती है, मैं जाके वहां साइड में खड़ा हो गया, मैंने वो काम नहीं किया, वो ऑनर मैंने नहीं दिया. नाउ कैन इट बी अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू सूट ऑफ सिविल नेचर? बताइए जरा, ये जो मैंने किया, कैन इट बी कंसीडर्ड एज अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू सूट ऑफ सिविल नेचर? क्या इसको आप सूट ऑफ सिविल नेचर इसके लिए फाइल कर सकते हैं कि मैं एक व्यक्ति को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूं? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां ऑफिस का सवाल नहीं है, ऑफिस तो वो होल्ड कर रहा भाई, है ना. दिस इज मेयरली अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट. ये सूट ऑफ सिविल नेचर में नहीं आएगा. इसी तरीके के एग्जांपल आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में. रटने की बजाय मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया है तो आप बहुत हद तक सवाल बना ले जाएंगे इसके. यस और नो? समझ में आया भाई? यस बता, लिख के अगर बता दीजिए आ गया है तो, so that we can move on to the other section. Yes? Section 9 क्लियर है? सूट ऑफ सिविल नेचर, सिविल सूट कंप्लीटली रिलीजियस या सोशल कब हो जाएगा? जहां कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं है. चलिए, ऑल राइट. तो जस्ट आज हम एक पोर्शन उस ज्यूरिसडिक्शन का पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन 9. सेक्शन 9 ये कहता है, अरे रुक जाओ, तो घर से कर क्या ना होता है, ये घर से पढ़ के नहीं आते हैं. सेक्शन 9 ये कहता है कि जितने भी सिविल कोड्स हैं वो सब सिविल सूट एंटरटेन करेंगे, या रादर आई शुड से सूट ऑफ सिविल नेचर एंटरटेन करेंगे. अब डायरेक्ट ओपन करिए सेक्शन 9, और ये सेक्शन 9 या सूट ऑफ सिविल नेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए. तो पहले बेयर प्रोविजन की रीडिंग करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं मेंस में क्या क्या बनते हैं और कैसे इस टॉपिक को कवर करेंगे, कौन कौन से सब टॉपिक इसके अंदर पढ़ने हैं वो सब डिस्कस करते हैं. सेक्शन 9 देखिए जरा, ये कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड. सेक्शन 9 का हेड नोट क्या कहता है? कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड. इसका मतलब कोर्ट को हर सिविल सूट ट्राई करना है जब तक उसे बार ना किया गया हो. बार ना किया होगा, रिस्ट्रिक्ट ना किया गया हो, प्रोहिबिट ना किया गया हो, तो आपको सिविल सूट एंटरटेन करना है. अब जो बाकी लैंग्वेज लिखी है उसमें लिखा है द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरइन कंटेन्ड. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरइन कंटेन्ड मतलब जो यहां बताया गया है, इट विल बी सब्जेक्ट टू दैट. द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. एक्सप्लेनेशन वगैरह भी रहने दीजिए. ये जो 3 लाइन का प्रोविजन है ये 2 बातें बता रहा है. एक तो ये कि कोर्ट्स को हर सिविल मैटर को ट्राई करना है, क्योंकि क्या लिखा है? द कोर्ट शैल. शैल मतलब मैंडेटरी है, ड्यूटी है आपकी. द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर. कौन से सूट? सूट ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स, एक्सेप्शंस भी हैं, जिनका कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार्ड है, प्रोहिबिटेड है कि इनको नहीं करना है, उनको छोड़ के बाकी सारे सूट ऑफ सिविल नेचर आपको एंटरटेन करने हैं. एंड दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरइन कंटेन्ड. मतलब सीपीसी में ही कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिससे सब्जेक्ट होगा आपकी ये ड्यूटी. हर सिविल कोर्ट की ड्यूटी है कि सूट ऑफ सिविल नेचर उन्हें एंटरटेन करना है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी. सीपीसी अपने से बहुत सारे प्रोविजन देता है जहां कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से बार कर देता है, जैसे रेस जुडिकेटा. अगर आपने चीज का नाम भी सुना है सिर्फ, तो काम हो जाएगा अभी का. रेस जुडिकेटा का मतलब होता है कि कब एक कोर्ट मैटर एंटरटेन नहीं करेगा.
तो ऐसे बहुत सारे बार सीपीसी खुद देता है। वो सारे बार किस में कवर हो गए? वो जो ब्रैकेट में बात लिखी है, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस हेयर इन कंटेन। तो सीपीसी खुद फ्रेम ऑफ सूट, वहां भी बार है कोर्ट्स के ऊपर की, इन इस तरीके की बात है तो आप एंटरटेन नहीं करेंगे, आप कॉग्निजेंस नहीं लेंगे मैटर का। रेस जुडिकेटा इज ऑल्सो द सेम एग्जाम्पल, वहां पे कोर्ट को बार किया गया है कि आपको इसका कॉग्निजेंस नहीं लेना है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सीपीसी में है जो एक सिविल कोर्ट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर सीन अगर है किसी केस में तो आप इसको एंटरटेन मत करिए। जनरल रूल क्या है? आपको सारे सूट ऑफ सिविल नेचर एंटरटेन करने हैं। अब अगर इस सेक्शन 9 को अपन देखें कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तो ये जो सेक्शन 9 है हमारा, सबसे पहले इसमें जो जनरल बात करी गई है वो ये कि जितने भी कोर्ट्स हैं ये क्या करेंगे? ये एंटरटेन करेंगे कौन से मैटर? सूट ऑफ सिविल नेचर। किस चीज को एंटरटेन करेंगे? ये सूट ऑफ सिविल नेचर को। अब इसी में एक चीज आ जाती है, सूट ऑफ सिविल नेचर, और दूसरी चीज है सिविल सूट। क्या ये दोनों सेम है या इन दोनों में कोई अंतर है? सूट ऑफ सिविल नेचर एंड सिविल सूट, क्योंकि सीपीसी के सेक्शन 9 ने जो टर्म यूज किया है वो है सूट ऑफ सिविल नेचर। जब वो बता रहे हैं कि कोर्ट क्या एंटरटेन करेगा तो कह रहे हैं सूट ऑफ सिविल नेचर एंटरटेन आपको करना है। तो एक चीज तो ये पढ़नी है हमें, सेक्शन 9 से जो मेंस के क्वेश्चन बनते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, सूट ऑफ सिविल नेचर एंड सिविल सूट, दोनों के बीच का अंतर। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, सिचुएशन बेस्ड, एक फैक्ट दिया रहता है, आपको बताना होता है कि ये सूट ऑफ सिविल नेचर है या नहीं है। उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा, तो फिर कहीं से कुछ भी एग्जांपल आ जाए आप बता पाएंगे। तो दिस इज वन क्वेश्चन ऑफ मीन्स एंड प्लस सेक्शन 9 को जब अपन डिवाइड करेंगे तो ये पहली चीज आएगी। जनरल रूल सेक्शन 9 में क्या दिया है? तो वो जनरल रूल ये दिया है कि कोर्ट को सारे सूट ऑफ सिविल नेचर एंटरटेन करने हैं, और वहां लिखा है ज्यूरिसडिक्शन के रिस्पेक्ट में शैल वर्ड, जिसका क्या मतलब है कि आप बाउंड हैं। कोई अगर आपके पास आया है एक सूट ऑफ सिविल, किसी भी सिविल कोर्ट के पास अगर एक व्यक्ति सूट ऑफ सिविल नेचर लेके आया है तो आपका ज्यूरिसडिक्शन है, इस बात को बताने के लिए शैल वर्ड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि आप बाउंड हैं, आप भगा नहीं सकते उसे। बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हेयर इन कंटेंट, अगर सीपीसी खुद बार कर रहा है तो भी ठीक है। इसके अलावा एक बार की और बात है उसमें, आगे लिखा है एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार। इसके बाद देखिए सेक्शन 9 में आगे लिखा है टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। वो जो ऊपर ब्रैकेट में लिखा है दैट इज सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस हेयर इन कंटेंट, मतलब सीपीसी में जो प्रोविजन है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, रेस जुडिकेटा, फ्रेम ऑफ सूट, इस तरीके की चीजें जो सीपीसी खुद बार करता है कि आपको ऐसे मैटर को एंटरटेन नहीं करना है, दैट विल बी वन थिंग जहां आप मैटर एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थिंग इज एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड बार। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमको इसमें क्या पढ़ना है? एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड बार, ये सब क्या होता है? ये एक सेपरेट क्वेश्चन है मेंस का। एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार क्या है सेक्शन 9 में, क्या डिफरेंस है दोनों में? ठीक, एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड बार, ये एक सेपरेट अलग क्वेश्चन बनता है। ये तो सेक्शन 9 को अपन ने ब्रेक किया, तो ये दो बातें तो क्लियर कट निकल के आ गई। अब ये जो ब्रैकेट में बात लिखी है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हेयर इन कंटेंट, वो तो अपन आगे पढ़ेंगे एक एक करके, तो उनको इस टॉपिक के अंदर डील करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि रेस जुडिकेट अपने आप में टॉपिक है, फ्रेम ऑफ सूट अपने आप में टॉपिक है, वो सब अपन इधर पे पढ़ेंगे, तो इसके तहत हम उसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है,
इसके अलावा सेक्शन 9 में हम बात करेंगे सेक्शन 9 के पर्पस या ऑब्जेक्ट की भी। ऑब्जेक्ट या पर्पस क्या है सेक्शन 9 का, इसकी भी हमको बात करनी है इसमें। तो बेसिकली टू स्टार्ट विद वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, उसके बाद समझेंगे ये सूट ऑफ सिविल नेचर और सिविल सूट की कहानी क्या है, और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू एक्सप्रेस एन इंप्लाइड बार। सेक्शन 9 में क्या रेलेवेंस है इन चीजों का वो समझ आ रहा है आपके। सेक्शन 9 बेसिकली अगर आप देखें तो दो तरीके की बातें कर रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है सेक्शन 9 का कि हर सिविल कोर्ट सारे सूट ऑफ सिविल नेचर सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, क्योंकि सीपीसी ज्यूरिसडिक्शन भी बताएगा, हर कोर्ट हर सूट ऑफ सिविल नेचर को नहीं सुन सकता, उसके ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए, इसलिए लिखा है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हेयरइन कंटेन्ड। तो अगर वो आपके ज्यूरिसडिक्शन का मैटर है तो आपको सुनना ही सुनना है, फिर आप ड्यूटी बाउंड हैं उसके लिए कि आपको उसे एंटरटेन करना है। ये जनरल बात है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हर सिविल कोर्ट को मैटर सुनना है। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है ये प्रोहिबिशंस, कि आपको मैटर सुनना है, इसका मतलब ये नहीं कि हर मैटर सुन लेंगे आप। इट विल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या क्या है, सीपीसी के खुद के प्रोविजन, और दूसरा एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इस एक्सप्रेस या इंप्लाइड बार में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे आपने देखोगे अलग अलग स्पेशल स्टैट्यूट्स बनते हैं अलग अलग सब्जेक्ट मैटर को लेके, वो कई बार प्रोहिबिट कर देते हैं कि सीपीसी के हिसाब से नहीं होगा, इसके हिसाब से होगा, अपना अलग प्रोसीजर दे देते हैं, अपने अलग कोड स्टैब्लिश कर देते हैं। सेपरेट स्टैट्यूट आते हैं जो अपने ट्राइब्यूनल से कोड स्टैब्लिश कर देते हैं और फाइनलिटी भी दे देते हैं। जैसे बहुत स्टैट्यूट तो आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन अपनी इस जुडिशरी की तैयारी में जो आपने एनकाउंटर किया होगा, रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह पढ़े, मध्य प्रदेश में एमपी अकोमोडेशन है, राजस्थान रेंट कंट्रोल, हरियाणा रेंट कंट्रोल, ये सबके अपने रेंट कंट्रोल स्टैट्यूट्स, उसमें रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। वहां आप देखेंगे सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बार किया गया है, उस स्टैट्यूट में लिखा होता है कि जो फाइनल डिसीजन होगा रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी लेगी, सिविल सूट का ज्यूरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, वो बार है। किसी भी दूसरे स्टैट्यूट में जहां सेपरेट अथॉरिटी या कोर्ट स्टैब्लिश किया गया है और वहां यह बता दिया गया है कि नॉर्मल ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, उस केस में वो है भले ही सूट ऑफ सिविल नेचर वो भी, लेकिन वो यहां पे कवर नहीं होगा अगर उसके रिस्पेक्ट में ऐसा कोई स्पेशल लॉ है जो कोई स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश करता है और ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन को बार करता है। इन दैट केस नॉर्मल सिविल कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। ऐसा सब होने के बावजूद कि अलग से बता दिए जाएं स्टैट्यूट, अब अलग से उसमें कोर्ट बता दिया, उसके बावजूद यह है कि सिविल कोर्ट कई सिचुएशंस में एंटरटेन कर सकते हैं, वो कौन सी है वो सब भी अपन बात करेंगे। बट जनरल बात यह है कि अगर बार किया गया है तो फिर आप एंटरटेन नहीं करेंगे। इतनी कहानी समझ आ रही है आपको? सेक्शन 9 किस नजर से पढ़ना है ये समझ आ रहा है आपको? सेक्शन 9 में जनरल बात क्या है कि जितने भी, अब देखिए ये सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन की अभी शुरुआत है, ज्यूरिसडिक्शन की शुरुआत सेक्शन 9 कर रहा है, क्योंकि वो पहले कह रहा है कि भैया जितने भी कोर्ट्स हैं आपके पास ज्यूरिसडिक्शन है हर सूट ऑफ सिविल नेचर का, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी। फिर वो आगे पढ़ेंगे कि किसका कौन सा स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन आएगा, वो सब अभी आगे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, वो सब अपन पढ़ेंगे। बट ज्यूरिसडिक्शन की एक्चुअल शुरुआत इधर से ही है, क्योंकि वो इन जनरल सिविल कोर्ट्स को पावर दे रहा है टू एंटरटेन सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो ये बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन की शुरुआत हम पढ़ रहे हैं। आई होप दैट्स क्लियर। लेकिन ये अपने आप में इतना कुछ है इसके अंदर कि उसको हम एक सेपरेट टॉपिक की तरह डील कर रहे हैं। लेकिन ये उस पूरी स्टोरी में कहां आएगा वो समझ आया आपके? ये ज्यूरिसडिक्शन का ही पार्ट है। कोर्ट डिटरमाइन करना कि वो एंटरटेन करेगा कि नहीं करेगा एक पर्टिकुलर मैटर को जो उसके सामने आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन कौन सा है? सूट ऑफ सिविल नेचर एंड सिविल सूट, दोनों में अंतर है। और जो लैंग्वेज में वर्ड यूज किया गया है वो सूट ऑफ सिविल नेचर, वो क्यों करा गया सेक्शन 9 में? वहां पे क्लियरली जो ये लिखा है, द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर की जगह ये क्यों नहीं लिखा शैल हैव
jurisdiction to try all civil suits. वहां पे all civil suits नहीं लिखा है, suit of civil nature लिखा है. उसका अपना पर्पस और स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे. आई होप यू गेटिंग दिस. यस, समझ आ रहा है इतना जो अभी चल रहा है? आ रहा है. देखिए अब सेशन 9, अब अपन आ जाते हैं इस पे. यहां से चीज अपन चालू करते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्ट या पर्पस सेक्शन 9 का. तो सेक्शन 9 का ऑब्जेक्ट या पर्पस क्या है भाई? सेक्शन 9 का पर्पस है ज्यूरिसडिक्शन बताना प्राइमरीली. देखिए सब्सटैंटिव लॉ क्या करता है? तो सब्सटैंटिव लॉ राइट्स एंड रेमेडीज बताता है. राइट बता देता है और उसका वायलेशन हुआ तो क्या रेमेडी मिलेगी, ये सब मैं पहली क्लास में आपको समझा चुका हूं कैसे होता है. सिविल क्रिमिनल दोनों के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है. तो एक राइट आपका डिटरमाइन हो गया और फिर उसके बदले में रेमेडी भी बता दी. सब्सटैंटिव लॉ क्या करता है? बता देता है बस कि ये रेमेडी है, दिलवाता नहीं है. रेमेडी दिलवाने का काम किसका है? प्रोसीजरल लॉ. अब सब्सटैंटिव लॉ का कोई सेंस नहीं निकलेगा इफ वी डू नॉट हैव एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द ऑब्टेनमेंट ऑफ रेमेडी. अगर रेमेडी ऑब्टेन करने के लिए आपके पास एक इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है तो सब्सटैंटिव लॉ में रेमेडी लिख देने का कोई मतलब है क्या? राइट है लेकिन उसके बदले में रेमेडी नहीं है या रेमेडी इफेक्टिवली आ नहीं पा रही, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. बट दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट. मतलब एक्चुअल उस मैक्सिम का एक्चुअल इंप्लीकेशन कौन करता है? प्रोसीजरल लॉ. क्योंकि जो ये मैक्सिम कहती है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, वो रेमेडी मिले भी तो लिखने से थोड़ी होगा सब्सटैंटिव लॉ में. और दिलवा कौन रहा है? प्रोसीजरल लॉ दिलवाता है. प्रोसीजरल लॉ प्रोसीजर ही तो प्रिस्क्राइब कर रहा है. वो मैकेनिज्म अगर इफेक्टिव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है रेमेडी प्रोवाइड करने का. और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन 9 प्ले कर रहा है, क्योंकि सेक्शन 9 सिविल कोर्ट्स को एम्पावर कर रहा है टू विद द ज्यूरिसडिक्शन इन ऑल मैटर्स ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर. तो एक तरीके से देखा जाए तो भी जस्ट इबी रेमेडियम का एक्चुअल इंप्लीकेशन शुरू कहां से हो रहा है? सीपीसी में सेक्शन 9 से. वही ये बात इंश्योर कर रहा है कि जहां भी किसी सिविल राइट का वायलेशन होगा वहां एक इफेक्टिव रेमेडी मिलेगी. क्यों मिलेगी? बिकॉज ऑल द सिविल कोर्ट्स आर मेड ड्यूटी बाउंड टू एंटरटेन द सूट्स ऑफ सिविल नेचर. तो ऑब्वियसली आप एंटरटेन करके क्या करोगे? आप रेमेडी तो दोगे. तो उस रेमेडी दिलाने के लिए जो पूरी कहानी है वो शुरू किधर से हो रही है? सेक्शन 9 से हो रही है. इसीलिए सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी पिक्चर में, क्योंकि सेक्शन 9 ही वो प्रोविजन है जो हर सिविल कोर्ट को बाउंड कर रहा है कि आपके पास कोई अगर व्यक्ति आया है एक सूट ऑफ सिविल नेचर लेके तो आपको उसे जो इफेक्टिव रेमेडी अवेलेबल है और अगर उस केस में एप्लीकेबल है तो दिलवाना है. तो उस मैक्सिम को एक्चुअली इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? सेक्शन 9. आई होप यू गेटिंग दिस. इसके बाद दो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं इसी से रिलेटेड, पर्पस और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सेक्शन 9 के. पहले लिखिए अब्दुल गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड. अब्दुल गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स. अब्दुल गफूर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स 2008. फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, civil courts have inherent jurisdiction. Civil courts have inherent jurisdiction in all kind of civil disputes. Civil courts have inherent jurisdiction in all kinds of civil disputes unless barred. In all kind of civil disputes unless barred. तो जब तक बार्ड ना हो हर सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन है. सेक्शन 9 क्लियरली इस बात को एक्सप्रेस कर देता है. सेकंड लिखिए, every person has inherent right to file a civil suit. Every person has inherent right to file a civil suit unless barred.
Every person has inherent right to file a civil suit unless barred. Full stop. और जैसे कोर्ट के ऊपर ये ड्यूटी है या कोर्ट का इनहेरेंट पावर है कि वो हर मैटर एंटरटेन करेंगे जब तक बार्ड ना हो, ऐसे ही हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो सिविल सूट लेके किसके पास जाए, कोर्ट्स के पास जाए और उनसे डिसाइड कराए। थर्ड पॉइंट लिखिए, द कोर्ट वेयर द सूट हैज बीन फाइल्ड, द कोर्ट वेयर द सूट हैज बीन फाइल्ड presumes that the court where the suit has been filed presumes that it has jurisdiction in the suit. Presumes that it has jurisdiction in the suit. Full stop. The plaintiff does not have to prove the plaintiff does not have to prove the existence of the jurisdiction. The plaintiff does not have to prove the existence of jurisdiction of the court, does not have to prove the existence of jurisdiction of the court. Rather, it is for the defendant. Rather, it is for the defendant to disprove the jurisdiction. Rather, it is for the defendant to disprove the jurisdiction. Full stop. तो देखिए भाई, जब भी कोई एक व्यक्ति अपना मैटर लेके सिविल कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट उससे नहीं कहेगा कि पहले ये प्रूफ करो कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन है। प्लेंटिफ से कभी ये नहीं कहा जाएगा। अगर डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट करता है कि साहब ये गलत कोर्ट के पास आया, आपके पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तब कोर्ट एविडेंसेस डिफेंस से बोलेगा पहले कि तुम प्रूफ करो, और अगर वो कुछ एविडेंसेस देता है जिससे ये बात प्रूफ हो रही है तो फिर प्लेंटिफ उसको काउंटर करेगा, अपने फेवर के एविडेंस लाएगा। लेकिन आप प्लेंटिफ को नहीं बोलेंगे कि तुम प्रूफ करो कि तुम जहां आए हो वो सही कोर्ट है। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि प्लेंटिफ जिस कोर्ट के पास आया है उसका ज्यूरिसडिक्शन है और वो अपना काम करेगा। अगर ऑब्जेक्शन उठाया जाना है तो वो किसकी तरफ से उठाया जाएगा? डिफेंडेंट की तरफ से। अगला केस RSRTC। RSRTC and another versus Bal Mukund Barwa versus Bal Mukund Barwa। बाल मुकुंद बैरवा 2009। इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, सेक्शन 9 fulfills the requirement of obijus ibi remedium। Section 9 fulfills the requirement of obijus ibi remedium। Obijus ibi remedium। Second, the jurisdiction of the court is plenary। The jurisdiction of the court is plenary, 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 but subject to restriction। The jurisdiction of the court is plenary but subject to restriction। Plenary मतलब as it is, जो लिखा है वैसा ही, खुद से।
थर्ड पॉइंट लिखिए, whenever a suit is filed in the court as a general rule, whenever a suit is filed in the court as a general rule, the court will presume that it has jurisdiction to try the suit. The court will presume that it has jurisdiction to try the suit, but burden of proving lack of jurisdiction lies upon parties who objects to the jurisdiction. बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा, ये प्रूफ करने का कि इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ट्राई करने का, ये बर्डन किसके ऊपर होगा? जो पार्टी ये असर्ट कर रही है कि आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस केस को या मैटर को लेके, वही उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, एविडेंसेस उससे मांगे जाएंगे फॉर द सेम. So this is about the purpose of section 9. Anshu ने लिखा है, but sir, in a plaint it's mandatory for the plaintiff to state that the matter concerned falls within jurisdiction of the court. अंशु, इस सवाल को एक बार आपने खुद से पूछा क्या? दोनों चीजों को आपने कंपेयर किया क्या? प्लेंट में ये स्टेट करना, एक बार ध्यान से सुनिएगा बात मेरी, प्लेंट में ये स्टेट करना कि हम जहां ये प्लेंट लेके जा रहे हैं उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, प्लस ये प्रूफ करना कि इस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? प्लेंट में प्रूफ करा जाता है क्या? प्लेंट करवाया था, वेरिफिकेशन, एफिडेविट की बात सब करी थी, क्या वहां प्रूफ करना होता है? प्लेंट के थ्रू क्या प्रूफ करते हैं? स्टेट करते हैं ना फैक्ट्स. प्रूफ तो आगे होगा, ऑब्जेक्शन रेज होगा, और ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद फिर कहानी आगे बढ़ेगी. That's how it will be done. All right. और बाकी अभी ज्यूरिसडिक्शन पे अपन आएंगे तो वहां ऑब्जेक्शन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन सब कुछ पढ़ना है, सेक्शन 20, 21, 21 है, वो सब पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. रुक जाइए थोड़ा सा, अभी ज्यूरिसडिक्शन आएगा अलग से, क्योंकि हमने क्या कहा, कोर्ट विल इंश्योर कि सेक्शन 9 फुलफिल हो रहा है कि नहीं. और सेक्शन 9 फुलफिल कैसे होगा? कि सीपीसी के रूल्स फॉलो हुए कि नहीं. और ज्यूरिसडिक्शन अभी सीपीसी में पढ़ना है आपको, अभी आपने पढ़ा नहीं है. ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्शन कौन उठाएगा, कब उठाएगा, ये भी बताएगा सीपीसी आपको. कब वो ऑब्जेक्शन एंटरटेन होगा, कब नहीं होगा. और इनफैक्ट आप वहां ये भी देखेंगे कि भले कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो, लेकिन अगर आपने सही समय पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो कोई मतलब नहीं इस बात का कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं था इस कोर्ट का. ठीक. तो ये तो है बात अबाउट द पर्पस ऑफ सेक्शन 9. अब आते हैं अपन अपनी दूसरी बात पे, जो है आपका सूट ऑफ सिविल नेचर एंड सिविल सूट. तो देखिए भाई, अब ये जो बात है कि सीपीसी में क्या यूज हुआ है, तो सीपीसी में यूज हुआ है सूट ऑफ सिविल नेचर. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिविल सूट में या सूट ऑफ सिविल नेचर में? इसके लिए पहले अपने को समझना पड़ेगा सिविल सूट. पहले अपने को समझना पड़ेगा सिविल सूट
कि सिविल सूट होता क्या है। सिविल सूट में क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन। सिविल सूट कैसे फाइल हो रहा है, क्यों फाइल हो रहा है, यह बात अपन पहले बात कर चुके हैं। जब भी एक सिविल सूट आप फाइल करने जाएंगे, इसमें क्या होगा? इसमें होगा कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का क्या मतलब? लीगल राइट और उसका वॉयलेशन। लीगल राइट और उसका वॉयलेशन। ठीक। अगर ये लीगल राइट, ये जो लीगल राइट है, ये अगर एक सिविल लीगल राइट है, तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल लीगल राइट। सिविल लीगल राइट कहां से होगा? वो लीगल राइट कब होगा? जब वो लॉ में प्रोवाइडेड हो। होगा कि नहीं? लीगल राइट का मतलब पहले भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं आएगा, लीगल राइट आएगा। लीगल राइट मतलब किसी व्यक्ति ने, अगर आप कह रहे हैं कि मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो उस राइट को किसी लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं किया है, यह बहुत जरूरी है। किसी लॉ ने उस राइट को दिया है आपको कि नहीं दिया, वो रिकॉग्निशन है लॉ में या नहीं। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है बाय लॉ तो वो लीगल राइट कहलाएगा, अदरवाइज। और कैसा होना चाहिए वो? सिविल। लॉ कैसा होना चाहिए? सिविल। किसी सिविल लॉ में वो राइट आपका रिकॉग्नाइज किया गया हो, तब उसको आप सिविल लीगल राइट कहेंगे। अगर कोई चीज जो आप मांगने जा रहे हैं या आप जिस चीज का उल्लंघन बता रहे हैं कोर्ट में जाके, वो एज अ राइट रिकॉग्नाइज ही नहीं है किसी लॉ में, तो कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोर्ट के पास जाते हैं, कहते हैं साहब हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन है। कोर्ट ने क्या कॉज ऑफ एक्शन है? तो आप वहां पे कोर्ट को कहते हैं कि हमें नितेश सर हैं, वो कोचिंग पढ़ाते हैं, हमको उनसे पढ़ना है, उनने मना कर दिया पढ़ाने से, तुमको नहीं पढ़ाएंगे। पर्टिकुलर स्टूडेंट को मना कर दिया, तुमको नहीं पढ़ाएंगे, एडमिशन देंगे ही नहीं तुमको इधर। आप चले गए कोर्ट के पास ये लेके कि साहब हमारा राइट वायलेट कर दिया उन्होंने, पढ़ने का अधिकार की पढ़ नहीं रहे। अब बताइए, क्या ये सिविल लीगल राइट है? सिविल नेचर तो है। सिविल क्रिमिनल तो समझते हैं ना, जो ज्यादा सीरियस नेचर के हैं, सोसाइटी को इंपैक्ट करते हैं, वो क्रिमिनल में आ जाते हैं। बाकी जो इंडिविजुअल को इंपैक्ट करता है सिविल में आता है। तो क्या ये सिविल लीगल राइट है आपका वॉयलेट हुआ है, जो मैंने आपको मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको? बताइए, ये सिविल लीगल राइट कब बनेगा? जब कोई लॉ मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन डाले कि जो आपके पास आएगा उसको पढ़ाना पड़ेगा। जब लॉ मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन डाले तब तो वो सिविल लीगल राइट है, अदरवाइज तो नहीं है ना। बात समझ रहे हैं? अदरवाइज तो नहीं है। तो सिविल सूट फाइल करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? सिविल लीगल राइट और उसका वॉयलेशन, कॉज ऑफ एक्शन चाहिए। तो सिविल लीगल राइट होना चाहिए। सिविल लीगल राइट कब है? जब वो लॉ से रिकॉग्नाइज्ड, लॉ की बैकिंग उस पर होनी चाहिए, तभी वो एंटरटेन होगा, अदरवाइज वो एंटरटेन नहीं होगा। अदरवाइज उसको आप सिविल लीगल राइट आप कहेंगे ही नहीं। आई होप दैट्स क्लियर। यस, सरकारी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं और वो अगर आपको मना कर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो क्या आपके किसी सिविल लीगल राइट को वायलेट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर किसी ऐसे ग्राउंड पे वो वायलेट कर रहे हैं जिसपे नहीं कर सकते वो प्रोहिबिट आपको, तो बिल्कुल आपके राइट का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि वहां आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए जेंडर के आधार पे एक कॉलेज ने आपको लेने से मना कर दिया, या रिलीजन के आधार पे कॉलेज ने एडमिशन देने से मना कर दिया। अब कॉलेज, सरकारी कॉलेज के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और अगर आपने कर दिया तो बिल्कुल आपके राइट का वायलेशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपके पास, ये है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट?
बिल्कुल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो जहां लॉ से रिकॉग्नाइज्ड राइट का वायलेशन हुआ आपके, उसके लिए तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आपको? तो सूट ऑफ सिविल नेचर या सॉरी सिविल सूट के लिए क्या जरूरी है? आपका राइट वायलेट होना जरूरी है, और वो राइट कौन सा होता है? सिविल लीगल। तो अब अगर इस चीज को अपन देखें कि एक सिविल लीगल राइट का वायलेशन अगर किसी व्यक्ति के हुआ है और वो कोर्ट के पास पहुंचा है, तो कोर्ट को एंटरटेन करना चाहिए। इसी को अपन सिविल सूट कह रहे हैं, तो ये एंटरटेन होना चाहिए, तो सिविल सूट ही लिख देते हैं ना सेक्शन 9 में। लेकिन कोर्ट्स ने क्या करा, सॉरी लेजिस्लेचर ने क्या करा, सिविल सूट अगर लिख देते तो ये बात तो क्लियर थी कि आपका एक सिविल लीगल राइट वायलेट हुआ है और उसको एनफोर्स कराने आप बिल्कुल जा सकते हैं, ये लिख देते काम बन जाता। लेकिन इन्होंने करा क्या? इन्होंने लिख दिया है यहां पे सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर, इन्होंने वर्ड यूज किया सूट ऑफ सिविल नेचर। अब ये सूट ऑफ सिविल नेचर क्या इंक्लूड करता है? तो देखिए, सूट ऑफ सिविल नेचर, ये दोनों टर्म डिफाइंड नहीं है सेक्शन 9 में, लेजिस्लेचर इनको कहीं डिफाइन नहीं करता। लेकिन सिविल सूट का मतलब आप समझ गए। आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। कॉज ऑफ एक्शन में क्या? लीगल राइट और उसका वायलेशन। लीगल राइट कौन सा? सिविल लीगल राइट, तो वो सिविल सूट मान लिया। सूट ऑफ सिविल नेचर जो टर्म यूज किया है, दिस इज ब्रॉडर इन सेंस, ब्रॉडर इन कंपैरिजन टू सिविल सूट, उससे ये ब्रॉडर है। सूट ऑफ सिविल नेचर का मतलब जो सेक्शन 9 में है, या जिस पर्पस के लिए लेजिस्लेचर ने इसको यहां इस्तेमाल किया है, उसमें इनका कहना क्या है कि भाई ये जो सूट ऑफ सिविल नेचर टर्म इस्तेमाल किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि कहीं अगर ऐसा है कि एक सिविल लीगल राइट तो वायलेट हुआ, सिविल लीगल राइट तो वायलेट हुआ, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक इशू ये भी है, कोई सोशल या फिर रिलीजियस नेचर का सवाल भी इंक्लूडेड है। सोशल और रिलीजियस मैटर या राइट भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है उसमें। अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है जिसमें एक सोशल या रिलीजियस राइट भी इंक्लूडेड है, लेकिन इन एसेंस वहां वायलेट क्या हो रहा है? सिविल लीगल राइट व्यक्ति का वायलेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं, आप एक मोहल्ले में रहते हैं जहां उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही रहते हैं। उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको वो शादी में नहीं बुला रहा, आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा। बेसिकली वो बेदखल कर देना जिसको अपन कहते हैं ना, कि आपके ही कास्ट के लोगों ने आपको अपनी जाति से बेदखल कर दिया और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भैया इस परिवार से लेना देना नहीं रखना। उनके यहां कोई भी फंक्शन होता आपको नहीं बुलाते, शादी हुई आपको इनविटेशन नहीं दिया। क्या आप कोर्ट चले जाएंगे इसके लिए कि हमको शादी में नहीं बुलाते? बताइए, क्योंकि लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपसे कोई बात नहीं कर रहा। ये कैसा राइट है? सोशल राइट है, ये सोशल मैटर है, सोशल राइट, सोशल नेचर का है कि मोहल्ले के लोग आपसे बात नहीं करते, आपको अपने यहां फंक्शन में नहीं बुलाते, आपसे कोई मतलब नहीं रखता। ये सोशल राइट है, इसमें सिविल लीगल राइट कहीं इन्वॉल्व नहीं। लेकिन ये तो हो ही रहा है कि आपसे कोई मतलब नहीं रख रहा, आपको कोई बुला नहीं रहा, ये सब चीजें हो रही। अब उसी मोहल्ले में कम्युनिटी रिसोर्सेज के लिए एक कुआं है सरकारी, जो सरकार ने या नगर निगम ने खुदवा रखा है, एक नल लगा रखा है जहां से सब लोग पानी भर रहे हैं। अब वही लोग आपको वहां से पानी नहीं लेने दे रहे हैं,
सरकार ने जो वहां पे नल लगा रखा है या पानी का सोर्स बना रखा है, उन लोगों को तो क्योंकि आपको बॉयकॉट करना है तो वो शादी में नहीं बुलाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, वो आपको वहां से पानी भी लेने नहीं दे रहे हैं। अब आप बताइए, क्या ये प्योरली सोशल या मैटर है, या फिर इसमें सिविल लीगल राइट इंक्लूड है? एसेंस में इसमें सिविल लीगल राइट आ गया। जहां उन्होंने आपको पानी लेने से मना कर दिया एक कम्युनिटी रिसोर्स से, वहां आपका सिविल लीगल राइट वायलेट हो गया, क्योंकि ये राइट आपका रिकॉग्नाइज्ड है बाय लॉ। भाई राइट टू लाइफ में सारी चीजें आती हैं, फूड, शेल्टर, क्लीन वाटर, और वो सरकार ने फैसिलिटी देके अगर आपके लिए अवेल कराया है और आप अगर उस चीज का वायलेशन, अब देखिए ये जो मैटर हुआ कि आपकी कास्ट के लोग आपको पानी लेने नहीं दे रहे, अब ये प्योर सिविल लीगल राइट नहीं रहा, इट इज क्लब्ड। इस सिचुएशन में जो मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, इसमें वो सिविल लीगल राइट अकेला नहीं है, इट इज क्लब्ड विथ सोशल राइट। ऐसी सिचुएशंस को भी सीपीसी एंटरटेन करेगा, सिविल कोर्ट एंटरटेन करेगा, लेकिन उसके एसेंस में सिविल लीगल राइट का वायलेशन जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये एब्सेंट है, वो प्योरली सोशल नेचर का है, तब तो वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है सिविल कोर्ट्स का। लेकिन सब्जेक्ट मैटर कौन सा है, या तो प्योर वो सिविल लीगल राइट का वायलेशन हो सिर्फ आपके, कि आप वोट देने गए, आपको वोट देने नहीं दिया, भाई वोट देने का अधिकार रिकॉग्नाइज्ड है आपका, तो प्योर सिविल नेचर का है तो वो तो सिविल सूट के डेफिनेशन में ही कवर है। लेकिन सीपीसी सिविल सूट की बजाय जो सूट ऑफ सिविल नेचर लिख रहा है, उसका पर्पस ये है कि वो ऐसे मैटर को भी इंक्लूड करना चाहता है जिसमें सिविल लीगल राइट के वायलेशन के साथ साथ कोई सोशल या रिलीजियस राइट या मैटर भी इंक्लूडेड है। ऐसी चीजों को हम छोड़ेंगे नहीं। वहां पे बेसिकली कोर्ट देखेगा एक मैटर में कि ठीक है, सोशल भी दिख रहा है इसमें, किसको मोहल्ले वालों ने भगा दिया, निकाल दिया, शादी में नहीं बुलाते, बात नहीं करते, ये सब ठीक है, लेकिन वो देखेगा कि इन एसेंस जस्ट बिकॉज कि ये सोशल नेचर का दिख रहा है, आप उसको मना नहीं कर दोगे। अगर वहां पे सिविल सूट लिखा होता तो प्राइमा फेसाई देख के इसको लग रहा है कि तो सोशल नेचर की बातें एक्सक्लूड हो जाता। ऐसा ना हो, इसलिए सेक्शन 9 ने क्या टर्म यूज किया है, सूट ऑफ सिविल नेचर, कि उसमें और इश्यूज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें किसी सिविल लीगल राइट का वायलेशन है तो आपको उसे एंटरटेन करना है। इसलिए टर्म क्या यूज करा गया सेक्शन 9 में, सूट ऑफ सिविल नेचर। सूट ऑफ सिविल नेचर का मतलब देयर आर अदर इश्यूज ऑल्सो इन्वॉल्व विच आर सोशल और रिलीजियस, लेकिन देयर इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ सिविल लीगल राइट, तो एंटरटेन होगा, तब वो एंटरटेन हो जाएगा। तो जैसे ये बॉयकॉट अगर प्योरली सोशल नेचर का, उसमें कोई सिविल लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ कि भाई आपके घर में अपना नल लगा है, आप अपने जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जीविका चला रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और मोहल्ले वाले आपसे बात नहीं करते, तो आपके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, वो सूट ऑफ सिविल नेचर में नहीं आएगा। लेकिन इस सब के साथ साथ उन्होंने रास्ता यूज करने से मना कर दिया, आपको पब्लिक वे है वो मना कर दिया कि यहां से नहीं निकलो। अब क्या आ गया इसमें, सिविल लीगल राइट भी इन्वॉल्व हो गया। ऐसे मैटर्स को बताने के लिए या इंक्लूड करने के लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है, सूट ऑफ सिविल नेचर। अब कोई पर्टिकुलर चीज सूट ऑफ सिविल नेचर है, उसमें आता है मामला या नहीं आता है, इसको समझने के लिए उसके एसेंस में देखना पड़ेगा कि किसी सिविल लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है या फिर नहीं, ये देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंदा मांगना, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए चंदा मांगना। मान लीजिए मेरे पास कोई आया कि भाई साहब वो झांकी लगानी है देवी जी की, चंदा दो 2000 रुपए, मैंने मना कर दिया, नहीं दे रहा यार, क्या मैंने किसी सिविल राइट का वायलेशन किया? क्या ये सूट ऑफ सिविल नेचर का मैटर होगा? क्या वो मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है कि चंदा नहीं दे रहे? नहीं कर सकता। किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है क्या कि उन्होंने मुझसे मांगा चैरिटी डोनेशन और मैंने मना कर दिया, रिलीजियस ग्राउंड्स पे डोनेशन मांगी गई,
मैंने मना कर दिया, क्या किसी सिचुएशन में ये लीगल राइट का वायलेशन हो सकता है क्या? बताइए। बताइए। है भाई कुछ ऐसा? पहले से अग्रीमेंट हो तो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट्स करेक्ट। अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट किया है मैंने कि मैं दूंगा और फिर मैंने नहीं दिया, तब तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिविल राइट का वायलेशन। पहले ही अपन ने पहले भी डिस्कस किया ना, कॉन्ट्रैक्ट से आप राइट और ऑब्लिगेशन इंपोज करते हैं और वो लीगल राइट्स और लीगल ऑब्लिगेशन को अराइज करता है सिविल नेचर के, तो वहां हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं भी हुआ है, अग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म होता है प्रोमिसरी स्टॉपेल। प्रोमिसरी स्टॉपेल पता है क्या है? कि आपके कहने पे सामने वाली पार्टी ने, आपके प्रॉमिस पे रिलाई करके सामने वाले ने अगर अपनी पोजीशन ऑल्टर कर दी है, क्योंकि परेशानी यहां पे क्या है पता है? यहां परेशानी ये है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में परेशानी ये है कि मेरे लिए कोई कंसीडरेशन नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। भाई डोनेशन देनी है, चैरिटी करनी है, तो सामने वाले के लिए तो कंसीडरेशन हो गया, मेरे लिए थोड़ी कोई कंसीडरेशन है इधर, है क्या? नहीं है ना मेरे लिए, तो मेरे लिए क्या कंसीडरेशन? तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन स्टॉपेल से मैं बाउंड हूं। अगर मैंने कहा कि हाँ यार आप झांकी की तैयारी करो, हम देंगे चंदा, जो पैसा होगा हम देंगे, या एक पर्टिकुलर अमाउंट हम देंगे, और मेरे कहने पे उसने ऐसे एक्शंस ले लिए, वेंडर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बनवाना चालू कर दिया, अब मैं बाउंड हूं। भले ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि मेरे लिए कोई कंसीडरेशन नहीं है उसमें, फिर भी आई एम बाउंड बाय स्टॉपेल। इसको कहते हैं प्रोमिसरी स्टॉपेल। अब मैं बाउंड हो जाऊंगा इधर पे, और बाउंड हूं मतलब लीगली बाउंड हूं मैं इधर पे। स्टॉपेल इज अ रूल ऑफ एविडेंस, लीगली बाउंड हूं, और अब वायलेशन कैसा हो गया? लीगल राइट का वायलेशन हो गया। ये आएगा सूट ऑफ सिविल नेचर। अगर मेरे कहने पे सामने वाले ने कुछ पोजीशन में चेंज किया है तो फिर बिल्कुल आएगा ये सूट ऑफ सिविल नेचर में। तो देखिए भाई, सूट ऑफ सिविल नेचर बेसिकली इसलिए लिख दिया गया ताकि थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बन जाए ये मामला। अब कोर्ट इसमें सोशल या रिलीजियस मैटर या राइट डिसाइड नहीं करता एज सच। अगर वो एंसिलरी आ रहा है तो होगा वो, मेन फोकस हमारा किस पे है? इस पे। लेकिन ये होना चाहिए। अब अगर वो सिविल सूट लिखते तो वो कन्फाइन रहता टू दीज थिंग्स। अगर उसमें सोशल या रिलीजियस कलर या उस तरीके के मैटर एंड इशू आ जाते दो तीन, तो फिर वो सिविल सूट की डेफिनेशन से बाहर ना हो जाए, बाकी वो एंटरटेन ना हो। इसीलिए उसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए टर्म क्या यूज करा गया है सेक्शन 9 में? सूट ऑफ सिविल नेचर इंस्टेड ऑफ सिविल सूट। आई होप यू गेटिंग द डिफरेंस। सिर्फ सिविल सूट लिखते तो वो कन्फाइन रहता टुवर्ड्स वायलेशन ऑफ प्योर लीगल राइट्स। लेकिन ऐसे भी मैटर होते हैं जिसमें लीगल के साथ साथ कुछ रिलीजियस, सोशल नेचर के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसमें एट दी कोर देयर इज लीगल राइट आल्सो इन्वॉल्व। वो जरूरी है, वो नहीं है तो फिर वो सूट ऑफ सिविल नेचर में नहीं आएगा। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो इस डिफरेंस को बताता है एक तरीके से। फिर एक टेस्ट भी देखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन, क्योंकि मैंने कहा ये मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इस सिविल सूट, इस सेक्शन 9 के अंदर। यहां पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। आपको एक सिचुएशन दी रहेगी, आपसे पूछा जाएगा वेदर इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर और नॉट। तो वहां आपको एसेंस में जाके क्या देखना पड़ेगा कि किसी सिविल लीगल राइट का, ऊपर से सोशल रिलीजियस इश्यूज भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, लेकिन एसेंस में आपको क्या देखना पड़ेगा? किसी सिविल लीगल राइट का वायलेशन हो रहा कि नहीं हो रहा।
अगर सिविल लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस मेंस में आते, प्री में तो आते ही हैं, मेंस में भी आते हैं। तो वहां पूरा रीजनिंग के साथ फिर लिखना पड़, मतलब ये सब कहानी जो लिखवा रहा हूं ये सब वहां पे बतानी पड़ेगी कि क्यों ये है। सिर्फ ये नहीं बताना है कि ये है, वो तो ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा कि भी होता है इसका, मगर मेंस में आपको रीजन बताना पड़ेगा क्यों है ये सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, तो फिर ये कहानी आपके काम आएगी। इसके बाद लिखिए कई बार आपसे सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है मेंस में कि इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है, सूट ऑफ सिविल नेचर में और सिविल सूट के अंदर में, मतलब इन टर्म्स में क्या डिफरेंस है। कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो मेरे ख्याल से उसके हिसाब से भी आपके पास सफिशिएंट कंटेंट हो गया है ना, हो गया कि नहीं भाई? उसके हिसाब से भी सफिशिएंट है ना आपके पास कि आप लिख लेंगे जवाब उसका। इस तरीके का सवाल अगर पूछा जाता है कि दोनों के बीच का आप अंतर बताइए, तो मेरे ख्याल से आप वो भी लिख लेंगे। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट पैरा केस। मोस्ट रिवर्न PMA मेट्रोपॉलिटन एंड अदर्स, मोस्ट रिवर्न मेट्रोपॉलिटन एंड अदर्स, इसी का एक ही पार्टी का है ये। मोस्ट रिवर्न PMA मेट्रोपॉलिटन एंड अदर्स वर्सेस मोरन मार मर्थोमा, वर्सेस मोरन मार मर्थोमा। नाइनटीन 1995। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। पहला पॉइंट लिखिए, सेक्शन 9 हैज बीन पॉजिटिव, section 9 has both positive and negative dimensions. Section 9 has both positive and negative dimensions. Full stop. The positive aspect is that it confers jurisdiction. The positive aspect is that it confers jurisdiction to the civil courts. It confers jurisdiction to the civil courts upon all suits. It confers jurisdiction to the civil courts upon all suits of civil nature. Upon all suits of civil nature. And it is negative because it regulates and puts restrictions. And it is negative because it regulates and puts restrictions upon the jurisdiction of the court. Because it regulates and put restrictions upon the jurisdiction of the court. तो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि सारे सूट ऑफ सिविल नेचर को एंटरटेन करने का अधिकार देता है और साथ में लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। तो दैट इज द नेगेटिव डायमेंशन ऑफ द सेक्शन 9। सेकंड पॉइंट लिखिए, द वर्ड शैल को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना। द वर्ड शैल as used in section 9, the word shall as used in section 9 makes it mandatory for the civil courts
to exercise its jurisdiction, makes it mandatory for the civil courts to exercise its jurisdiction on all suits of civil nature, on all suits of civil nature, on which it is found to have, on all suits of civil nature, on which it is found to have jurisdiction, on which it is found to have jurisdiction. थर्ड पॉइंट लिखिए, the word civil nature has not been defined in section 9. The word civil nature has not been defined in section 9, but it essentially relates to the nature and character of suits, that is, despite the social or religious issues, involved, if it is found that in essence the suit is related to the violation of civil legal rights, then it will certainly be a suit of civil nature. Even though the determination of civil legal rights may depend upon the determination of some social or religious issues. Full stop. तो ये सेक्शन 9 के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अब जैसा मैंने कहा कि सिर्फ समझने से तो काम नहीं चलेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखने पड़ेंगे जो सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस आते हैं प्री में भी और मेंस में भी, कि ये सूट ऑफ सिविल नेचर है ये पर्टिकुलर चीज या नहीं है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगली सबहेडिंग डालिए, एग्जाम्पल्स ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर। Examples of suit of civil nature. अब अभी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं कि ये पर्टिकुलर मैटर क्या होगा, और आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये पर्टिकुलर मैटर सूट ऑफ सिविल नेचर होगा या नहीं। जैसे राइट टू टेक आउट रिलीजियस प्रोसेशन, कोई धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार अगर क्वेश्चन किया जाता है या वॉयलेट किया जाता है तो कैन इट बी ट्रीटेड एज अ सूट ऑफ सिविल नेचर?
आप विशाल चुनरी यात्रा निकालना चाहते हैं और आपको रोक दिया जाता है ये करने से, तो इज इट अ सूट ऑफ सिविल नेचर? यस। क्यों है ये सूट ऑफ सिविल नेचर? हाँ, राइट टू प्रोफेस वंस रिलीजन, ऑल राइट। हाँ, रिलीजियस अफेयर्स और प्रोफेस, प्रोसेशन, प्रोपोगेशन, ये सब अधिकार आपको आर्टिकल 25 संविधान का दे रहा है, तो लॉ से रिकॉग्नाइज्ड है ये, ऑल राइट। राइट टू वर्शिप, राइट टू वर्शिप सेम है। पर्दा नशी वुमेन्स राइट टू पर्दा, इज इट? कैसे? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी आता है ये। राइट टू एडल्ट फ्रेंचाइज, वोट डालने का अधिकार, यस, रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज स्टैट्यूट। एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर फ्रॉम हिज कास्ट, जाति से बाहर कर देना। आपको आपकी जाति से बाहर कर दिया जाए तो does it give rise to a cause of action in a civil suit? No, it is not. कब ये हो सकता है? जब उसकी वजह से सिविल राइट, जैसे मैंने आपको बताया, पानी, फूड, शेल्टर, वाटर, वे, इस तरीके कोई अधिकार इन ल्यू ऑफ दैट अगर वायलेट किया जा रहा है आपका, तब वो हो जाएगा, तब वो हो जाएगा। प्योरली सिविल नेचर का जब तक है कि शादी में नहीं बुला रहे तब तक ठीक है, लेकिन इधर वाले राइट्स कुछ अगर वायलेट करना चालू कर दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो हो जाएगा बिल्कुल। राइट टू क्लेम एरियर्स ऑफ रेंट, राइट टू क्लेम एरियर्स ऑफ रेंट, यस, सिविल रेमेडी बिल्कुल है। कॉन्ट्रैक्ट होता, अग्रीमेंट होता है टेनेंट लैंडलॉर्ड का कि रेंट देना है, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है ये। राइट टू डिवोर्स, डिवोर्स यस, लॉ से रिकॉग्नाइज्ड राइट है। चंदा लेना, जो मैंने अभी आपसे कहा था, नहीं है, बट एक सिचुएशन में बन सकता है, प्रॉमिसरी एस्टॉपेल, वहां वो बन सकता है सूट ऑफ सिविल नेचर। अगर एक बंदे ने प्रॉमिस किया, उसके प्रॉमिस के बदले सामने वाले ने एक्ट कर दिया, इन दैट सिनेरियो वो बन जाएगा। राइट ऑफ रिलीजियस ऑनर, right of religious honor which is not connected to an office, religious honor कि जैसे मान लीजिए बागेश्वर बाबा हैं, आप उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं, कैन इट लीड टू एन एक्शन? नहीं। किसी क्लब की मेंबरशिप से आपको एक्सपेल कर दिया गया है, तो आप एक क्लब के मेंबर थे और आपको वहां से भगा दिया गया, क्लब की मेंबरशिप से एक्सपेल कर दिया गया आपको, कैन इट बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर? हाँ, जेंडर के ग्राउंड पे अगर हुआ है, कैसे हो जाएगा बेटा, कौन से राइट का वायलेशन हो जाएगा? इक्वालिटी, कौन सा इक्वालिटी की वैरायटी है ना बहुत सारी। आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 में कब आएगा? 15 में ये
क्या आ सकता है 15 में? 16 में तो नहीं आएगा, सरकारी नौकरी है ना 16 तो। 15 में आएगा क्या? जेंडर के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस पे जाने से मना, मॉल में एंट्री करने से मना कर दिया आपको बिकॉज ऑफ योर जेंडर, रिलीजन, कास्ट। तब तो आ जाएगा। अब आएंगे अपन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ भी इसमें, और उसके बाद देखेंगे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार। तो अब आ जाइए जरा बेरेक्ट पे वापस, सेक्शन 9 पे वापस आ जाइए बेरेक्ट में। तो देखिए भाई, सेक्शन 9 कह रहा था द कोर्ट शैल, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly bar, जिनका cognizance expressly या impliedly bar कर दिया गया है। Explanation 1, a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies। देखिए, और इसी के बाद अगला भी पढ़ लीजिए, दोनों कनेक्टेड हैं थोड़े। एक्सप्लेनेशन 2 देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place। अभी जो बात हमने करी थी ना ऑनररी ऑफिस की, उसमें हमने देखा बिकॉज ऑनररी मतलब देयर मे नॉट बी एनी रेम्यूनरेशन और एनी सैलरी गिवन। तो एक्सप्लेनेशन 2 उस चीज को और एविडेंट और क्लियर कर दे रहा है कि भले ही उसमें रेम्यूनरेशन इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अगर उसमें कहीं भी सिविल लीगल राइट इन्वॉल्व हुआ है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर में आएगा। सिर्फ इसलिए कि उसमें कोई रेम्यूनरेशन अटैच्ड नहीं है इसलिए वो सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा, ये सही नहीं है। और यही बात हमने भी लिखी है कि जनरली जो ऑनररी ऑफिसर्स होते हैं दे आर नॉट सूट ऑफ सिविल नेचर, लेकिन उसके एसेंस में अगर कहीं किसी सिविल लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है तब वो आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दैट ओनली, जो कह रहा है सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस। आप क्लेम क्या कर रहे हैं? कोई प्रॉपर्टी या कोई ऑफिस क्लेम कर रहे हैं। is contested in a suit of civil is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies। ये वही religious rites and ceremonies मतलब ये बेसिकली चला जाएगा कस्टम्स की तरफ कि क्या होता आया है इस रिलीजियस जो रिलीजियस मट्स होते हैं या जो उस तरीके के क्लेम्स बने हुए हैं उनमें क्या चलता आया है। वो क्वेश्चन रिलीजियस हो सकता है कि इसमें, लेकिन इधर पे क्या इन्वॉल्व हो गया? दो चीजें, दो में से कोई एक चीज इन्वॉल्व हो गई इसमें। एक तो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो गई इसमें, या फिर इसमें इन्वॉल्व हो गया कोई ऑफिस। प्रॉपर्टी या ऑफिस जहां इन्वॉल्व हो गया, अब वो ऑफिस किसको मिलेगा? दैट मे बी अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस मैटर कि वहां क्या है, भले किसी स्टैट्यूट में क्लियरली ना दिया हो लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिस में जो होता आया है वहां से डिटरमाइन हो रहा है। लेकिन डिटरमाइन हो क्या रहा है? कोई पर्टिकुलर ऑफिस की इस ऑफिस को कौन होल्ड करेगा। इनको इंक्लूड किया गया है इन सिविल सूट। ये सूट ऑफ सिविल नेचर माने जाएंगे। किस तरीके के? जहां प्रॉपर्टी या ऑफिस आ गया। जैसे एक मठ की प्रॉपर्टी है, वो किस व्यक्ति को मिलेगी, कौन उसके लिए एंटाइटल्ड है। किसी ने मान लीजिए क्लेम करी प्रॉपर्टी कि साहब ये तो हमें मिलनी चाहिए। अब तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए? वो डिसीजन भले ही बेस्ड हो रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे कि अभी तक क्या होता आया है, किसको मिली है जनरली ये प्रॉपर्टीज। क्या आपके इसके पहले जो प्रीसीडिंग व्यक्ति था आपकी प्लेस पे, क्या उसको प्रॉपर्टी मिल जाती थी? तो दैट क्वेश्चन मे बी बेस्ड ऑन सम रिलीजियस क्वेश्चन। कल भी इस तरीके की एक चीज हमने डिस्कस की थी, कल जब अपन बात कर रहे थे तब भी इस तरीके की चीज हमने डिस्कस की थी, वो कास्ट वाले में, कि दैट मे बी
See, the civil right may be dependent on a question which is of purely social nature, कि इसको पानी देने से मना किया गया क्या। अब उसमें कुछ सोशल क्वेश्चंस हैं जिन पे बेस्ड इसका आंसर मिलने वाला है, क्योंकि वो शुरू कहां से हो रहा है कि क्या इसका बॉयकॉट चल रहा था, क्या इसको हटाया जा रहा था, क्या इसको लोग बुला नहीं रहे थे अपने यहां, क्या इससे लोग बात नहीं कर रहे थे। उस पर डिपेंडेंट हो सकता है उसके सिविल राइट का क्वेश्चन कि इसको पानी देने से भी मना किया गया, या जो कॉमन सोर्स है पानी का उससे भी वंचित किया गया। तो देयर सच क्वेश्चंस मे बी बेस्ड ऑन सम सोशल और रिलीजियस मैटर, लेकिन इन दी एसेंस देयर इज वायलेशन ऑफ सिविल लीगल राइट। उस तरीके की चीज जो हमने डिस्कस की थी वैसा ही एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है। बस एक्सप्लेनेशन इस चीज को क्लियर कर रहा है कि जहां रिलीजियस मैटर की कोई प्रॉपर्टी या ऑफिस का अगर क्वेश्चन है कि ये पद कौन लेगा, जैसे अभी करंट में बहुत चल रहा है शंकराचार्य का जो डेजिग्नेशन होता है। अब अगर वो है रिलीजियस क्वेश्चन, बट इफ इट इज रिलेटेड टू ऑफिस और प्रॉपर्टी, then it can be considered as a suit of civil nature. That's what explanation 1 clears. भले ही वो religious rights या ceremonies पे dependent हो, लेकिन अगर उसमें right to property involved है या right to office involved है, और भले ही वो ऑफिस कैसा हो जिसमें सैलरी वैलरी नहीं मिलती है, ऑनररी ऑफिस हो, तब भी आएगा, तब भी वो आएगा सूट ऑफ सिविल नेचर में। ठीक, वैदेही का डाउट है, will the property given to trust managed by religious groups will also be considered under this? बिल्कुल आएगा इसमें। जो प्रॉपर्टी का लेन देन होता है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा वो भी आएगा, और अब तो इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए स्टैट्यूट्स बनाए जाने लगे हैं। ये सब कुछ अब किससे गवर्न होता है, जितने भी ट्रस्ट बनाए जाते हैं इन सब में क्या है, स्टैट्यूट से ये गवर्न होने लगे। सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें। अब इनको रेगुलेट करते हैं, इनके फाइनेंसेस को रेगुलेट करते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो इनके सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं कि कौन उन पोजीशंस को, ऑफिसेस को होल्ड करेगा, पैसे का फ्लो क्या होगा, वो सारी चीजें यहां पे गवर्न अब होने लगी। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप फंडामेंटल राइट जो रिलीजन वाला है, जिसमें सेक्शन 27 आर्टिकल 27 स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उसमें कुछ केसेस में इन सब चीजों की बात होती है। जैसे जगन्नाथपुरी ट्रस्ट का केस है कि भाई मैनेज कर रही है सरकार, और सरकार वहां से क्लेम कर रही है कि उसके लिए पैसे भी चाहिए। तो इन सब ट्रस्ट में और इस तरीके की चीजों में सरकारी इन्वॉल्वमेंट बहुत है, और वो पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है। स्टैट्यूट्स के थ्रू अब ये सरकार काम करने लगी है। देयर आर मल्टीपल स्टैट्यूट्स टू गवर्न दीज थिंग्स कि किस तरीके से ये बनेंगे, इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होगा, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्कीज बन गई हैं कि क्या ऑफिसर्स होंगे, कौन होल्ड करेगा। क्योंकि भैया ये पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज है, क्योंकि इतना पैसा इसमें इन्वॉल्व है, इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इतना इंपैक्ट है इन चीजों का, इसलिए दे हैव बीन गवर्न अलग अलग तरीके से। ठीक, जैसे अभी अयोध्या का जो मंदिर बना, उसमें भी आप देखेंगे राम मंदिर जो है उसका ट्रस्ट अलग बनाया गया, उसके लिए सेपरेट लॉज हैं। तो इस तरीके से सब जगह वो अवेलेबल हैं, स्टैट्यूट्स भी अब एक्सप्रेसली अवेलेबल हैं, तो वहां से ये सारी चीजें कनेक्ट होने लगी हैं। इसलिए अब इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ता उधर, जो यहाँ एक्सप्लेनेशंस दिए हैं अब ये तो अवेलेबल हैं पहले से। आप देखिए अमेंडमेंट के थ्रू आए थे, क्योंकि देयर वर एम्बिग्विटीज रिगार्डिंग दीज थिंग्स। पहले तो और एम्बिग्विटी थी, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। आप देखिए एक्सप्लेनेशन 5 ऐड हुआ था 1976 के अमेंडमेंट से और 6 दोनों, तो उस समय और एम्बिग्विटी थी इन चीजों को लेके। उस एम्बिग्विटी को क्लियर करने के लिए एक्सप्लेनेशंस ऐड करे गए। उसके बाद भी थोड़ी बहुत चीजें ये हो रही थी कि अनअटेंडेड जा रही थी, तो अब तो एट प्रेजेंट तो उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टैट्यूट्स ही बना दिए गए। जब स्टैट्यूट बना दिया आपने क्लियरली, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सीधे सीधे उससे चीजें गवर्न होने लगी। ठीक, तो अब ये एम्बिग्विटीज नहीं है।
अब ये शायद उतने रेलेवेंट नहीं बचे, क्योंकि पहले ये होता था आपको खुद डिटरमाइन करना है कि ये मैटर है कि नहीं सूट ऑफ सिविल नेचर, बट अब तो एक्सप्रेसली बना दिया गया है। अगर किसी लॉ ने प्रोवाइड कर दिया सीधे सीधे वो, तब तो वो क्लियरली लीगल राइट हो गया है। ठीक, इसके बाद आ जाइए अब इंप्लाइड और एक्सप्रेस बार। देखिए यहां पे जो क्लियरली लिखा है कि भाई हर कोर्ट जो है वो सूट ऑफ सिविल नेचर एंटरटेन करेगा अनलेस एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड। अब ये एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार हैं क्या, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, फिर इसको लिखवाता हूं मैं। देखिए एक्सप्रेस बार कैसे होता है, जहां सिविल कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन बार कर दिया जाता है। तो एक्सप्रेस तो बहुत क्लियर है, स्टैट्यूट्स बनाए जाते हैं अलग अलग मैटर को डील करने के लिए। जैसे कंज्यूमर के मैटर्स को डील करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को डील करने के लिए सेपरेट आपने ट्राइब्यूनल बना दिया। ऐसे अलग अलग ट्राइब्यूनल्स बना दिए गए हैं अलग अलग नेचर के सिविल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए। वो जो स्टैट्यूट्स बनाए गए हैं वो सेपरेट कोर्ट्स भी स्टैब्लिश करते हैं। वो सेपरेट ट्राइब्यूनल क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वही एडजुडिकेट करेंगे, डिसाइड करेंगे उन मैटर्स को। इसमें भी दो तरीके से चीजें होती हैं कि इस तरीके के जब सेपरेट स्टैट्यूट बना दिए गए और उसमें एक सेपरेट अथॉरिटी कोर्ट या ट्राइब्यूनल बना दिया गया है, कई बार वहां एक्सप्रेसली लिखा होता है कि इट विल बी द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, दीज मैटर्स विल बी द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दिस ट्राइब्यूनल या दिस पर्टिकुलर कोर्ट। तो जब आपने ये लिख दिया कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है किसका, इस पर्टिकुलर अथॉरिटी का, जैसे रेंट कंट्रोल का मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था, आप कई जगह देखेंगे क्लियर लिखा है कि रेंट कंट्रोलिंग के मैटर में एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होगा रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी का। जब आपने ये बोल दिया एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इसका होगा, इसका मतलब आपने क्या करा, आपने एक्सप्रेसली बता दिया कि सिविल कोर्ट्स का, ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन इस पे नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन कन्फर कर दिया। या फिर कई बार एक्सप्रेसली ये लिख देते हैं कि सिविल कोर्ट में ये मैटर एंटरटेन नहीं होगा, सिविल कोर्ट्स का यहां ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। दोनों तरीके के एग्जांपल आपको रेंट कंट्रोल एक्ट कोई भी उठा लीजिए उसमें मिल जाएगा, बहुत क्लियरली लिखा होता है उनमें ये कि सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बार है, या फिर ये लिखा होता है कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इस पर्टिकुलर कोर्ट का है। जहां हमने बोल दिया कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इस पर्टिकुलर कोर्ट का है, वहां भी ऑटोमेटिकली दूसरे किसी भी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बार हो गया और वहीं पे ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन भी बार हो जाता है। ये तो सब कहानी क्या आ गई, एक्सप्रेस बार की कहानी है। अब इंप्लाइड बार क्या है, इंप्लाइड में इतना क्लियरली मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। इंप्लाइड बार कई तरीके के हैं, लेकिन अब क्योंकि इतना रेलेवेंट पोर्शन ये है नहीं, उसकी बहुत डिटेल में तो अपन नहीं जाएंगे, लेकिन इंप्लाइड बार अलग अलग तरीके का होता है। जैसे एक इंप्लाइड बार तो होता है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ उसको बार करते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि एक रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन एक पर्टिकुलर राइट के वायलेशन में एक पर्टिकुलर रेमेडी लॉ ने दी हुई है, आप चाह रहे हैं कोई दूसरी रेमेडी लेना, जो अभी अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया इंजंक्शन वाला, तो वो बार होगा, नहीं देंगे आपको वो रेमेडी, भले ही वो सूट ऑफ सिविल नेचर है। इसीलिए सेक्शन 9 क्या कहता है, सारे सूट ऑफ सिविल नेचर एंटरटेन करने हैं एक्सप्रेस अनलेस दे आर एक्सप्रेसली बार्ड। तो ये एक्चुअली इंप्लाइड बार में आ जाता है, जिसकी हमने बात करी वो इंप्लाइडली बार है। टेक्निकली वो सूट ऑफ सिविल नेचर में तो आ रहा है, लेकिन कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंप्लाइड, एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ने एक पर्टिकुलर रेमेडी उस पर्टिकुलर राइट के वायलेशन के लिए जब प्रोवाइड कर दी है, तो आप दूसरी रेमेडी नहीं मांगेंगे उसमें। एक तो ये कैटेगरी। दूसरा पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड इंप्लाइड बार एक होता है, पब्लिक पॉलिसी पे। ये है, ये जो पहला मैंने आपको बताया ये कौन सा है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे बेस्ड इंप्लाइड बार। मैं आपको थोड़ा सा बाइफर्केशन जरूर बता दूं, दो इतने डिटेल में अपन वहां नहीं जाएंगे, मतलब नोट्स में मैं इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको बता दे रहा हूं, इंप्लाइड बार दो तीन तरीके से हो सकता है। अब क्योंकि ये इंप्लाइड है इसलिए ये कहीं एक्सप्रेसली मिलता नहीं है, क्योंकि ये इंप्लाइड है, कंस्ट्रू किया जाता है। तो एक तो होता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे बेस्ड,
और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे बेस्ड क्या है कि जब एक पर्टिकुलर राइट के वायलेशन के लिए एक रेमेडी लॉ में अवेलेबल है तो आपको वो मिलेगी। आप अगर दूसरी रेमेडी मांगना चाह रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेगी। वो इम्प्लाइडली बार हैं कोर्ट्स उस तरीके की रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा है आपका पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड। पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड क्या चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है या मान लीजिए कोई कंसिडरेशन है विच इज अफेक्टेड बाय सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है विच इज अफेक्टेड बाय सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या है 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल हो सकता है, अनलॉफुल डायरेक्टली ना हो, लेकिन वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो पर्पस को डिफीट करे किसी लॉ के, ये सब भी वहां पे बताया गया है। तो इस तरीके की चीजें अगर हैं तो भले ही टेक्निकली वो आ रहा है सूट ऑफ सिविल नेचर में कि राइट का वायलेशन तो हो रहा है, लेकिन वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो उन चीजों को यहां पे इंप्लाइड बार की कैटेगरी में रखा गया है, ऐसी चीजें जो पब्लिक पॉलिसी के बेसिस पे बार करी गई। ठीक, इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है वो है पॉलिटिकल क्वेश्चंस। पॉलिटिकल या फिर सोवरेन इज अ बेटर वर्ड फॉर दैट, सोवरेन मैटर्स। सोवरेन मैटर्स समझते हैं आप, जो स्टेट के बीच में होता है। स्टेट मतलब कंट्री, कंट्री के बीच में होता है कि भारत को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए कि नहीं। ये सिविल कोर्ट का मैटर नहीं है। जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं किसी भी कंट्री के, वो इन मैटर्स को डील नहीं करेंगे। आप ये नहीं ले जा सकते नॉर्मल सिविल कोर्ट में कि यूएस के साथ टाइज रखने चाहिए भारत को कि नहीं, कि मोदी जी थर्ड वर्ल्ड वॉर रुकवाएं कि नहीं, वो तीनों इधर बात करके, इसके लिए आप सिविल सूट फाइल नहीं करेंगे। डोमेस्टिक कोर्ट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, दे आर इम्प्लाइडली बार्ड। कहीं एक्सप्रेसली ऐसा नहीं दिया, बट दे आर, क्योंकि ये सोवरेन मैटर्स हैं, ये कंट्रीज अपने उस पे, तो उनके जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं वो ये मैटर्स डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ इम्प्लाइड बार। तो ये आपके इम्प्लाइड बार की कैटेगरीज हैं। इसके अलावा भी अब ऐसा भी होता है कई बार कि एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट में स्पेशल कोर्ट तो बना दिया गया है, स्पेशल कोर्ट बना दिया गया है, लेकिन वहां पे एक्सप्रेसली सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बार नहीं किया, ना ही उस पर्टिकुलर कोर्ट पे एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन कन्फर किया। दोनों चीजें नहीं करी, क्योंकि ये दोनों किस में आ जाती हैं, एक्सप्रेस की कैटेगरी में ये दोनों आ जाती हैं। ऐसा आपने नहीं किया ना, तो आपने उस स्टैट्यूट में कोर्ट तो बना दिया, स्पेशल कोर्ट तो बना दिया कि इन मैटर्स को देखेगा ये कोर्ट, लेकिन आपने वहां एक्सप्रेसली ना तो ये लिखा कि इस कोर्ट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होगा, ना आपने वहां ये लिखा कि सिविल कोर्ट बार होंगे इन मैटर को एंटरटेन करने से। दोनों बातें नहीं लिखी। अब यहां आती है एम्बिग्युइटी कि यहां पे क्या कोई इंप्लाइड बार है सिविल कोर्ट्स पे या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स में बताया है कि इन दोज केसेस ये डिटरमाइन किया जाएगा बाय लुकिंग एट द ओवरऑल स्टैट्यूट, कि उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पस है, रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल हैं, जो मैकेनिज्म बना, जो कोर्ट या ट्राइब्यूनल बना, वो कितना एफिशिएंट या इफेक्टिव है। अगर ये लगता है कि हाँ लेजिस्लेचर ने सब कुछ फुल प्रूफ करके ये बनाया है और इन्फर किया जाता है वहां लेजिस्लेचर का इंटेंशन, वहां एक्सप्रेसली नहीं लिखा है कि एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है इस कोर्ट का, वहां एक्सप्रेसली नहीं लिखा है कि नॉर्मल सिविल कोर्ट्स बार हैं, लेकिन इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाता है कि भाई क्योंकि सेपरेट स्टैट्यूट बनाया, सेपरेट रेमेडी दे रहे हैं, सेपरेट कोर्ट बनाया है, उसके लिए स्पेसिफिक रेमेडी प्रोवाइड करी है, तो वहां इन्फर किया जाता है कि देयर इज अ बार ऑन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स टू एंटरटेन दिस मैटर। वो इन्फर करना पड़ेगा इंडिविजुअल स्टैट्यूट के केस में। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंप्लाइड बार। वहां पे क्लियर नहीं है,
आपने सीधे नहीं लिख दिया कि इस कोर्ट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होगा, आपने वहां सीधे नहीं लिख दिया कि सिविल कोर्ट्स बार होंगे इस मैटर को एंटरटेन करने, क्योंकि आपने अगर ये कर दिया तो एक्सप्रेस बार हो गया। ये नहीं किया आपने, लेकिन आपने स्पेशल कोड बनाया है, स्पेशल रेमेडी प्रोवाइड करी, सब कुछ करा है, तो वहां कोर्ट इन्फर करता है इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर और वहां डिसाइड करता है वेदर इट इज एन इम्प्लाइड बार और नॉट। आई होप यू गेटिंग दिस। यस, और वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा भाई, उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट पे डिपेंड करेगा कि वो देखेंगे इम्प्लाइड बार है या नहीं। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए एक्सप्रेस एन इम्प्लाइड बार। हाँ प्रतीक। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो कोई बार नहीं है बेटा, ये तो रिकॉग्निशन है। देयर इज अ क्वेश्चन कि जैसे मेंटेनेंस का प्रोविजन सीआरपीसी में था या बीएनएसएस में है, वहां पे ये लिखा हुआ है कि क्रिमिनल कोर्ट्स मेंटेनेंस देते समय, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मेंटेनेंस देते समय इस फैक्टर को भी कंसीडर करेंगे कि सिविल कोर्ट ने कुछ दिया है क्या, और उस हिसाब से देंगे। तो क्या इसका मतलब कहीं किसी सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बार करना है क्या? तो बिल्कुल नहीं, बार तो बिल्कुल नहीं कर रहे। यहां तो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक रेमेडी आपको सिविल रेमेडी सिविल कोर्ट के सिविल लॉ के थ्रू भी अवेलेबल है, पर्सनल लॉ के थ्रू भी आपको वो रेमेडी अवेलेबल है, तो उसको कंसीडर करेंगे कि भैया वहां अगर 50,000 आपने टोटल, अगर उस केस में लगता है कि 2 लाख रुपए मिलने चाहिए, 50,000 अगर आपने सिविल कोर्ट से ले लिए तो ये वाला सिर्फ 1.5 लाख देगा। तो ये तो एक तरीके का रिकॉग्निशन है उस ज्यूरिसडिक्शन का, बार नहीं है ये कहीं से, ये बार नहीं है इन एनी वे। और इस तरीके से खत्म हो जाता है आपका सेक्शन 9 या सूट ऑफ सिविल नेचर।